ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर 3 हैंडसम लड़कों को देखते हैं जो कि तीनों ब्रदर्स होते हैं। इनमें से बड़े का नाम लियो होता है, तो फिर सेकंड वाले का लीन एंड सबसे छोटे वाले का लू। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग जा रहे थे जहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं एंड उन्हें यहाँ पर उनके सोशल स्लीप प्लान के रिगार्डिंग पूछने लग जाते कि आखिर आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को कब शुरू कर रहे हो और क्या आज आप इसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट करने के लिए आए हो। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर रानन को देखते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट उसे बोल रहा होता है कि तुम अभी तक 18 की नहीं हुई हो, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए तुम एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर रानन उसे बताने लग जाती है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं यहाँ पर 3 दिन में एलिजिबल हो जाऊँगी एंड मुझे इस एक्सपेरिमेंट को करना है। तो फिर यहाँ पर वो उसे डिस्क्लेमर बता देता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम इस स्पीडिंग एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ रहोगी तो फिर तुम इस क्यूब के अंदर 30 साल तक सोती रहोगी एंड यहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी 30 सालों के लिए गायब हो सकती है। एंड यहाँ पर रनन उसे अग्री करने लग जाती है। फिर यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड आज सभी लोगों ने इसकी परमिशन दे दी है, जहाँ पर रनन बताती है कि नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे एग्रीमेंट देने लग जाता है जिस पर रनन को साइन करना होगा एंड ठीक आज से 3 दिन बाद यहाँ पर उनके लोग उसे पिक करने के लिए आ जाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसका नाम पढ़ता है एंड कहता है कि तुम तो मिस्टर लियो की बहन हो, क्योंकि उनका सरनेम मैच हो रहा था। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग न्यूज़ रिपोर्ट्स को देख रहे होते जहाँ पर लियो रिपोर्टर्स को अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा था कि इसमें उनकी बहन का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर वो लोग अपनी बहन पे कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील करते। तो फिर यहाँ पर वो इंसान रानन से कह रहा होता है कि अगर मिस्टर लियो को पता चला कि तुम इस एक्सपेरिमेंट में खुद को एज अ एक्सपेरिमेंटल टूल यूज़ करने वाली हो तो फिर उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो लोग तुमसे बेहद प्यार करते। रानन कहने लग जाते कि हाँ, प्यार किया करते थे और वो सारी चीज़ें पास में थी, अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर पास में बचपन का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारी रानन एक ऑर्फन होती है एंड यहाँ पर वो तीनों आ गए होते उसे अडॉप्ट करने के लिए अपने मॉम डैड के साथ में, जिसके बाद यहाँ पर हर एक दिन वो लोग हंसी खुशी मनाया करते थे। यहाँ तक कि रानन का बर्थडे तक वो लोग एक साथ मनाया करते थे। लेकिन ये खुशी तब तक रह पाई जब तक यहाँ पर उनके बायोलॉजिकल बेटी नहीं आई थी। जैसे दिन उनकी बायोलॉजिकल बेटी उन्हें मिल जाती है, रानन यहाँ पर नोटिस करती है कि सभी लोग यहाँ पर उसे पाकर कितने ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पर वो तीनों भी उसकी बहन से यही कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने रानन को कहा हुआ था। फिर बाद में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रानन अपने मन में कह रही होती है कि मैं तो बस एक अडॉप्टिव बेटी थी जिससे एक ना एक दिन उनको सारा का सारा चीज़ों का पे तो करना ही होगा। फिर वापस से हम यहाँ पर पास में चले जाते हैं, जिसके बाद में हम यहाँ पर डेज़ी यानी कि उनके बायोलॉजिकल बेटी और रानन को देखते हैं। डेज़ी यहाँ पर रानन को थप्पड़ मारती है, कहते कि तुम एक चोर हो और इस फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है जो कि मैं हूँ, तुम्हें यहाँ पर कोई रिकग्नाइज करेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पर रानन बहुत सॉफ्ट और काइंड हार्टेड इंसान होती है, जहाँ पर उसे बस उसके मॉम डैड का लव चाहिए था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पर डेज़ी सुनती है कि सभी लोग आ रहे हैं, वो खुद ब खुद सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। रानन उसे बचाना तो चाहती है पर उसके चक्कर में वो बेचारे भी खुद नीचे गिर जाती है, जिसके बाद में सभी लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी डेज़ी को सिंपैथी दिखा रहे होते, ना कि रानन को। और यहाँ पर डेज़ी सभी से झूठ कहती है कि रानन यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। उसे लगता है कि मैं आ गई हूँ तो फिर यहाँ पर उससे ज़रा सा भी प्यार नहीं मिलेगा, जानबूझकर इससे मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया है। रानन यहाँ पर अपने साइड को एक्सप्लेन करने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उनमें से कोई भी उसकी बातों को सुनता नहीं है। एंड उल्टा यहाँ पर तीनों के तीनों भाई मिलकर रानन पर ही चिल्ला उठते हैं कि तुम्हें तो हमें यहाँ पर अडॉप्ट करना ही नहीं चाहिए था, हमें नहीं पता था कि तुम बड़ी होकर ऐसी बन जाओगी। फिर इसके बाद में हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो इंसान उसे बॉक्स देता है, ये कहते हुए कि इसमें सारे एग्रीमेंट्स है एंड अगर 3 दिन के अंदर आपने अपना ये थॉट चेंज कर लिया तो आपका हमें 3 दिन के अंदर ही बताना होगा। ड्यूरिंग प्रोसेस यहाँ पर आप इस चीज़ से पीछे हाथ नहीं हटा सकती हो। रानन यहाँ पर इस चीज़ को लेकर पूरी श्योर होती है, क्योंकि उसके भाई को यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई तो चाहिए था, जहाँ पर कोई भी अपने लाइफ के 30 ईयर्स यहाँ पर नहीं बिताना चाहता था एक कैप्सूल के अंदर सोते हुए, जहाँ पर रानन वो काम करना चाहती है ताकि वो एटलीस्ट अपने भाइयों की मदद तो कर पाए और उनकी लाइफ से शांति से चली जाए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि अपने भाइयों के साथ होती है एंड उसके तीनों भाई उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में जो सेकंड वाला भाई लीन है वो देख नहीं पाता है, वो ब्लाइंड है। दूर से यहाँ पर से रानन गुजर रही होती है, जहाँ पर उसे लग रहा था कि वो अपने फैमिली के साथ उसका आखिरी 18th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। अचानक से यहाँ पर उसे चक्कर आने लग जाता है और वो उन भाइयों की कार वहीं से जा रही होती है।
जहाँ पर रानन भी नीचे ही गिर जाती है। एंड इतने में यहाँ पर लियो गाड़ी को रोक देता है। वो लोग बाहर निकलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर डेज़ी अपना नाटक शुरू कर देती है कि उसके हार्ट में बहुत ज़ोरों से पेन हो रहा है। एंड यहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि डेज़ी को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। और ये बात रानन की तो शुरुआत से यहाँ पर नाटक करती आई है, हाँ मेरा अटेंशन गेन करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर लू रानन से कह देता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारा नाटक अभी तक बंद नहीं हुआ है। एंड वो लोग वहाँ से उसे लेकर चले जाते, जिसके बाद में वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही रानन की आंखें खुलती है वो हॉस्पिटल में होती है। एंड यहाँ पर उसके तीनों भाई उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं उसे इग्नोर करने के लिए, लेकिन बेचारी जैसी अपनी आंखें खोलती है वो असल में उसका बस एक सपना होता है। एंड यहाँ पर उसकी आंटी उसके लिए पॉर्चेस लेकर आई थी। आंटी यहाँ पर उससे कह रही होती है कि तुमने अपने घर वालों को बताया नहीं कि तुम्हें 10 साल से यहाँ पर ल्यूकेमिया है, जिस वजह से तुम्हारा ब्लड शुगर हमेशा लो रहता है। एंड यहाँ पर तुम्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो कहते कि ऐसे भी यहाँ पर इस फैमिली में मेरी कोई फिक्र करता ही नहीं है। इतने में वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते, जहाँ पर रानन बहुत खुश होती है, लेकिन अंकल आंटी तो गलत रूम में आ गए थे। असल में यहाँ पर तो वो डेज़ी से मिलने के लाए होते। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड रानन को यहाँ पर बड़ा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर आंटी रानन से बोल रही होती है कि क्या तुम सच में उस एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर बनना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, माना कि यहाँ पर ये बहुत रिस्की चीज़ है, लेकिन मैं अपनी फैमिली और भाइयों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। उन्होंने 5 सालों तक इस चीज़ पर इतना वर्क किया है, तो एटलीस्ट उनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। एंड यहाँ पर वो आंटी से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए बोल देती है। फिर बाद में यहाँ पर नोटिस करती है कि डेज़ी ने एक लाइव वीडियो को ऑन किया है, जहाँ पर वो सभी को अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखा रही होती है, ये कहते हुए कि मुझे हल्का सा ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन देखो मेरे सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मेरे साथ है। एंड यहाँ पर आंटी भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाया जा रही थी, जिसे देखकर यहाँ पर जानन रोने लग जाती है। उसे ये नहीं चाहिए कि वो लोग डेज़ी से अटेंशन छीन ले, लेकिन उसे बस इतना चाहिए कि वो लोग उसे थोड़ा सा तो प्यार कर ले। जिसके बाद में यहाँ पर उसे 5 की बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर रानन की मॉम उसे बड़े प्यार से पॉर्चेस खिलाया करती थी। एंड वो रानन का फेवरेट हुआ करता था। फिर वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर ढेर सारे लोग कमेंट कर रहे होते कि आखिर डेज़ी कितनी ज़्यादा लकी है, उसे कितने अच्छे भाई मिले हुए। काश मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह ले सकती, या फिर मैं एक्स्ट्रा सिस्टर बन सकती। लेकिन वो तीनों बोल रहे होते कि सिर्फ डेज़ी हमारी सिस्टर है, एंड किसी और को हम यहाँ पर हमारी सिस्टर मान भी नहीं सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर रानन को उस टाइम का याद आ जाता है, जब यहाँ पर वो स्कूल में थी। एंड तीनों यहाँ पर झगड़ रहे होते, क्या रानन मेरे साथ चलेगी। रानन आती है एंड कहती है कि तुम लोग झगड़ो मत, मैं तुम तीनों के साथ चलूँगी। एंड वो तीनों यहाँ पर जा रहे होते। फिर हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर रानन समझ रही होती कि मैं तो बस एक सब्स्टिट्यूट थी। इसके बाद में यहाँ पर लियो को कॉल आ जाता है उसके स्टाफ का, जो उसे बताने लग जाता है कि हमें यहाँ पर वॉलंटियर मिल गया है। यहाँ पर वो उसे बताने वाला था कि वो उसकी बहन ही है, लेकिन उसे याद आता है कि कोई भी लोग यहाँ पर वॉलंटियर की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, उसे सीक्रेटिव रखेंगे। लियो यहाँ पर बोलने लग जाता है कि एक काम करना, यहाँ पर एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग उसकी फैमिली को जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे देना, एंड ध्यान रखना कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि वो एक ऑर्फन है। एंड ऑर्फन सुनकर यहाँ पर अब जाकर उसे रानन की याद आती है। वो कहते कि रानन भी तो हॉस्पिटल में है, मैं उसे देख कर आता हूँ। उसके डैड कहते कि क्या ज़रूरत है, डेज़ी तुम्हारी रियल बहन है, तुम उसी के साथ रहो ना। डेज़ी कहते कि कोई बात नहीं, ऐसे भी मुझे आदत है अकेले रहने की, मैं अभी भी अकेले रह सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वैसे भी रानन को बाकियों की ज़रूरत भी तो होगी। इसके बाद में यहाँ पर तीनों के तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो आंटी से बात कर रही होती है कि यहाँ पर जब मैं ऑर्फन में थी तब मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी एक फैमिली होगी, जहाँ पर गॉड ने मुझे उस फैमिली वाला एक्सपीरियंस बड़े अच्छे से कर रहा है, जहाँ पर मेरी लाइफ एक सपनों जैसी गई है। लेकिन गॉड ने वही मौका मुझसे तुरंत ही छीन लिया, क्योंकि हर टाइम मेरे साथ अच्छी चीज़ें थोड़ी ना हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर वापस से पास में चली जाऊँ और मुझे मौका मिले तो फिर मैं इस फैमिली को कभी चूज़ नहीं करूँगी। एंड ये लास्ट वाली बात वो लोग सुन लेते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो अंदर आकर यहाँ पर रानन से बोलने लग जाते हैं कि हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए इतने सालों तक क्या कुछ नहीं किया है, एंड तुम आज यहाँ पर ऐसा कह रही हो कि तुम हमें नहीं चूज़ करती। आखिर बताओ कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है। इतने में यहाँ पर आंटी बोल रही होती है कि उसका कहने का मतलब ये नहीं है, जहाँ पर आंटी उस वॉलंटियर के बारे में उसे बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर रानन उन्हें इतने में रोक लेती है और खुद ब खुद माफ़ी मांग लेती है। एंड मन में सोच रही है कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे भाई को इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो लोग मुझे हेट ही करने वाले हैं।
इतने में यहाँ पर स्टाफ भागते हुए आ जाता है लीन के लिए, ये कहते हुए कि हमें यहाँ भी आपके आई का ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर डोनेशन मिल चुका है, जो कि यहाँ पर अपनी आई डोनेट करने के लिए रेडी है और आपके सैंपल के साथ मैच भी करता है। सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। बट यहाँ पर लीन रानन से कहता है कि याद रखना, एक बार मेरी आंखें मेरे पास वापस आ जाए उसके बाद प्लीज़ मेरी नज़रों के सामने मत आना क्योंकि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। रैनन को यहाँ पर उस पल की याद आ जाती है जब वो छोटी थी एंड यहाँ पर वो लीन को हमेशा हेल्प किया करती थी एंड लीन यहाँ पर उसे अपनी आंखें बुलाया करता था और अपने सहारा बुलाया करता था, जिसके बाद में वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। रैनन यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। इसके बाद यहाँ पर वो लोग उसे बताने लग जाते हैं कि 3 दिन बाद हमने यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। रैनन खुश होती है कि अभी भी यहाँ पर वो लोग उसके बर्थडे को भूले नहीं है, लेकिन ये इवेंट यहाँ पर उनकी वॉलंटियर के लिए होता है जिसे उन्होंने फाइनली मिल चुका है एंड यहाँ पर रैनन समझ जाती है कि तीनों में से किसी को भी उसके बर्थडे याद भी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन घर पर आ जाती है जहाँ पर वो आंटी उसके साथ में होती है एंड यहाँ पर वो हील्स को नोटिस करती है। आंटी कह रही होती है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ को प्रिपेयर किया। उस हील को देखकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है एंड उसे बचपन वाली याद आ रही होती है जहाँ पर उसे हील्स बहुत पसंद थे, लेकिन बच्चे को हील्स पहनने के लिए अलाउड नहीं होता क्योंकि उनके पैर बहुत नाजुक होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पर वो हील का नंबर देखती है वो तो उसके पैरों का साइज़ होता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर डेज़ी आकर उसे वो छीन लेती है, कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हील को गंदा करने की। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं। रैनन यहाँ पर माफ़ी मांग रही होती है, ये कहते हुए कि मुझे लगा कि ये मेरे लिए आया हुआ है। लियो यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है घर पे जितनी भी चीज़ें उन सभी चीज़ों पर तुम्हारा ही हक है खाली। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे सुनाने लग जाता है। डेज़ी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बहन को ये पसंद है तो फिर मैं उसे दे दूँगी, ऐसे भी मुझे लग्जरियस चीज़ों की आदत ही कहाँ पर है। आंटी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि नहीं बेची, ये हील्स तुम्हारा है तो फिर इसे तुम भी रखोगी। यहाँ पर लू बोलने लग जाता है कि तुम बड़ी होकर कितनी ज़्यादा ग्रीडी बन चुकी हो और इतनी जेलस फील क्यों करती हो। साथ साथ यहाँ पर अंकल भी उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और उस शूज़ को साफ़ करने बोलते हैं और उसे माफ़ी करने के लिए बोलते हैं। इतने में यहाँ पर रैनन को पास की बात याद आने लग जाती है जहाँ पर वो लोग लैंटर्न को स्काई में छोड़ रहे थे एंड यहाँ पर उसके डैड कह रहे होते कि तुम्हें अगर स्काई में से चांद सितारे भी चाहिए होंगे तो वो भी तुम्हारे लिए ला दूंगा। पर रैनन की खाली एक ही विश होती है कि वो अपनी फैमिली को हमेशा एक साथ रखना चाहती है। वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उस हील को वो बेचारी अपने हाथों से क्लीन करने लग जाती है और यहाँ पर डेज़ी को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके भाई को थोड़ा तो बुरा लगता है जहाँ पर लियो उसे बस करने के लिए बोलता है, कहता है कि तुम्हें अगर ये पसंद है तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी ला दूँगा। यहाँ पर बेचारी मन में कह रही होती है कि नेक्स्ट टाइम तो मैं रहूँगी नहीं, तो फिर यहाँ पर वो उसे नाम बोलने लग जाती है। लू को गुस्सा आता है और वो उसे धकेल देता है, कहते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा अकड़ू हो, यहाँ पर हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं लेकिन ग्रीडीनेस में आकर और गुस्से में आकर तुम हमें ना बोल रही हो। फिर बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते, जहाँ पर वो बेचारी मन में सोच रही होती है कि कोई बात नहीं, एक बार मैं यहाँ से चली जाऊँगी फिर इनकी फैमिली नॉर्मली एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी, वो भी कंप्लीट फैमिली। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि ये तो उसके रूम में से दिख ही नहीं रहा है। इतने में यहाँ पर उसके भाई और डेज़ी वहाँ पर आ जाती है। डेज़ी कहती कि माफ़ कर देना, वो क्या है ना, मैं ऊपर वाले फ्लोर तक जा नहीं पाती हूँ, इस वजह से यहाँ पर अब से ये कमरा मेरा होता है। यहाँ पर रैनन बोलने लग जाती है, क्या सचमुच ये कमरा तुम लोग डेज़ी को दे रहे हो। उसके भाई कहती कि हाँ, डेज़ी की हालत ठीक नहीं है तो फिर उसे अगर ये कमरा पसंद है तो अच्छी बात है। ऐसे भी यहाँ पर सारे की लाइट्स अच्छे से आने लग जाती है और नेचुरल लाइट भी बड़े अच्छे से आती है जो कि डेज़ी के लिए अच्छी होगी। फिर बाद में यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पर सोऊंगी। डेज़ी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि देखो मुझे माइसोफोबिया है, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी यहाँ पर मेरी चीज़ों को टच करे। एंड यहाँ पर उसके भाई उसे गेस्ट रूम में सोने के लिए बोल देते हैं। डेज़ी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि अब देखना धीरे धीरे कर यहाँ पर मैं तुम्हें घर से भी निकाल दूँगी। दोस्तों यहाँ पर रैनन मन में कह रही होती है कि यहाँ पर वो झगड़ नहीं सकती है क्योंकि वो इस घर की अडॉप्टिव बेटी है, ना कि रियल बेटी है। तो फिर वो अपने बॉक्स को उठाकर जाने लग जाती है, लेकिन वो बॉक्स उससे उठ नहीं रहा था और कोई भी उसकी हेल्प ही नहीं कर रहा था। इतने में यहाँ पर आंटी आकर बोलने लग जाती है कि यहाँ पर मैडम स्टाफ रूम में कैसे रह सकती है क्योंकि वो पूरा का पूरा जंग से भरा हुआ है और यहाँ पर कॉकरोचेस भी है। लू कहता है कि इस पर हम क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग का काम तुम्हारा है, तुम कर लो। जिसके बाद में यहाँ पर स्टाफ उसे हेल्प करती है एंड वो लोग यहाँ पर स्टोर रूम में चले जाते हैं। फिर इसके बाद में जैसे यहाँ पर वो स्टाफ रूम में आती है उसे यहाँ पर वो दिन के बारे में याद आने लग जाता है जहाँ पर वो छोटी सी थी एंड इस घर में नई नई आई थी एंड यहाँ पर उन तीनों ने मिलकर इस घर को डिज़ाइन किया हुआ था और स्पेशली यहाँ पर सोच समझ कर ये रूम उसके लिए चूज़ किया था ताकि यहाँ पर रैनन को कोई भी तकलीफ ना हो।
वो लोग उसे ये तक कहते कि अगर तुम्हें डिज़ाइन नहीं पसंद है तो तुम हमें कह सकते हो, हम उसे चेंज कर देंगे। पर यहाँ पर जानन उन्हें मना कर देती है, ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी है। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सामानों को हटाने लग जाती है एंड उससे अपनी कैट के बारे में याद आ जाता है। तो वो तुरंत ही उनसे उसके बारे में पूछने के लिए चली जाती है। डेज़ी को हम यहाँ पर देखते हैं, जिसके हाथों में यहाँ पर स्क्रैचेस लगे हुए थे। तो फिर यहाँ पर उसके भाई उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे एंड कह रहे होते कि आखिर तुमने यहाँ पर हमें पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद में यहाँ पर कहते कि मुझे अपने भाइयों को तंग नहीं करना था। इतने में यहाँ पर जानन आकर अपनी कैट के बारे में जब पूछती है, तब यहाँ पर लू से बोलने लग जाता है कि ये देखो तुम्हारी कैट ने डेज़ी के साथ में क्या कर दिया, एक बार उसे मिल जाना तब देखना। यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें भी पता है कि हमारी कैट कितनी ज़्यादा शांत है, वो तब तक डेज़ी को कुछ नहीं करती जब तक यहाँ पर उसे खतरा ना महसूस हो। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि उसे यहाँ पर डेज़ी से खतरा होगा, तुम कुछ भी कह रही हो, और हम ऐसे कैट को घर पर रखना भी नहीं चाहते। यहाँ पर बेचारी मन में सोच रही होती है कि वो कैट्स को उन्होंने यहाँ पर घर पर लाया था एंड अभी वही लोग यहाँ पर उस कैट्स को घर से बाहर निकालना चाहते। वो कहते कि कोई बात नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ लूँगी और उसे लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। जिसके बाद वो चली जाती है एंड यहाँ पर लीन बोलने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो फिर लियो भी यहाँ पर उसके पीछे चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बाहर गार्डन में ढूंढने लग जाती है एंड यहाँ पर उसे कहीं पर खून नजर आता है जो कि डस्टबिन के पास होता है। जैसे वो डस्टबिन में देखती है, वहाँ पर उसी कैट मरी पड़ी थी। इतने में यहाँ पर डेज़ी अपने भाइयों के साथ आती है एंड जानन को धीरे से बोलती है कि आखिर तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। जानन को यहाँ पर उससे गुस्सा आता है, यहाँ पर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो फिर लू ही आकर यहाँ पर जानन को मार देता है, कहता है कि तुम डेज़ी के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो, तुम खुद यहाँ पर अपनी कैट का ध्यान नहीं रख पाई और हम पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अगर इतना ही कैट से प्यार है तो हम तुम्हारे लिए दूसरी ला देंगे। फिर बाद में वो लोग यहाँ से अंदर चले जाते, जहाँ पर बेचारी रो रही होती है एंड यहाँ पर उसे पास की बात याद आती है। वो लोग तो यहाँ पर अंदर की ओर चले जाते हैं, लेकिन एंड पास में यहाँ पर लू ही था जिसने यहाँ पर उसे आकर उस कैट को दी थी एंड जानन यहाँ पर उस कैट का ध्यान बड़े ध्यान से रखा हुआ था। जिसके बाद में यहाँ पर वो बेचारी उस अंधेरी रात में जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था, वो अपनी कैट को अलविदा कह रही होती है, बहुत रोती है। ऊपर से यहाँ पर लियो और लू इस चीज़ को देख रहे थे। लियो यहाँ पर लू से कहने लग जाता है कि तुम्हें उसे थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। लू कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो यहाँ पर डेज़ी को हार्म करने की कोशिश कर रही थी। बेचारी रानन यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है। इतने में यहाँ पर लीन उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है। तो फिर यहाँ पर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रानन को होश आता है, जहाँ पर वो पूरे एक दिन कोमा में थी। यहाँ पर उसके तीनों के तीनों भाई उसके साथ में ही होते। उसे लग रहा होता है कि शायद से वो वापस से सपना देख रही है, लेकिन ये सपना नहीं बल्कि हकीकत होता है, जहाँ पर तीनों के तीनों से माफ़ी मांग रहे होते। इसके बाद में यहाँ पर लू ने उसके लिए बहुत बहुत सुंदर सा ड्रेस लाया होता है। जानन कह रही होती कि तुम्हें याद है आज का दिन क्या है। वो कहता है कि हाँ, आज हमारी कंपनी में सेलिब्रेशन होने वाला है हमारे स्प्लिट एक्सपेरिमेंट को लेकर। जहाँ पर जानन सोच रही होती है कि यहाँ पर उन्हें याद नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें याद भी नहीं दिलाना चाहती हूँ। इतने में यहाँ पर स्टाफ भागते हुए आती है एंड यहाँ पर लियो उस ब्लू कलर के बॉक्स को ओपन करने वाला था, बट स्टाफ जैसे ही कहती है कि यहाँ पर मैडम को वापस हाथ अटैक आ रहा है, वो तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। जानन कहते हैं कि तुम लोग वहाँ पर जा सकते हो। लू कहता है कि हाँ, तुम ब्यूटीफुली ड्रेस कर लेना, और रही बात कैट की तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं वापस से सेम दिखने वाली कैट यहाँ पर तुम्हारे लिए ला दूंगा। इसके बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते, जहाँ पर जानन बस में सोच रही होती है कि आज ही उसका बर्थडे है एंड आज यहाँ पर वो इस घर को छोड़कर जाने वाली है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाम को इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर लियो स्टेज पर जाता है एंड सभी को उस अननोन वॉलंटियर के बारे में बताने लग जाता है और उसे शुक्रिया अदा करता है। हालांकि यहाँ पर उसका जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट ही रखा जाता है एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ताकि लोग जाकर वहाँ पर उसे परेशान ना कर ले। फिर इसके बाद यहाँ पर वो इस प्रोजेक्ट को एक नाम दे देता है, जो कि यहाँ पर डेज़ी के नाम से होता है। सभी लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी अपने फ्रेंड्स के साथ में होते। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर उसे कह रहे थे कि तुम्हारा सेकंड वाला भाई क्या सचमुच अंधा है, देखने में तो नॉर्मल पर्सन दिखता है। वो कहते कि देखो, मैं अभी यहाँ पर तुम्हें एक डेमो देती हूँ। और यहाँ पर वो लीन को बुलाने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे कहते कि मैंने तुम्हारे लिए मीट को ग्रिल किया है। लीन यहाँ पर आ रहा होता है, जहाँ पर वो लोग साइड से हट जाते एंड इसी बीच में यहाँ पर उसकी टकरार किसी चीज़ से हो रही थी। तो फिर यहाँ पर उसका फेस जो है उस ग्रिल पर जाने वाला था। यहाँ पर जानन जैसे ही से देखती है तो वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है।
लेकिन यहाँ पर वो पागल डेजी भी उसके पैरों पर बीच में अपने पैर डाल देती है, जिस वजह से वो भी गिर जाती है, लीन भी गिर जाता है। एंड यहाँ पर फिर वो नाटक करते हुए लीन के पास चली जाती है, उसकी फिक्र करते हुए, जिसके बाद में यहाँ पर डेजी रैनन को बोलने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर लीन को धक्का कैसे मार सकती हो, वो भी तो यहाँ पर तुम्हारा सेकंड भाई है। तो वो उसे कहने लग जाता है कि मैंने उसे धक्का नहीं मारा है। एंड वो लीन को बता रही होती कि वो यहाँ पर ग्रिल से टकराने वाला था। डेजी कहती कि झूठ मत बोलो, हम सब ने देखा है। एंड उसके फ्रेंड्स यहाँ पर डेजी का ही साइड लेते। लीन कहता है कि हाँ रैंडन, अगर यहाँ पर सामने ग्रिल होता तो फिर डेजी मुझे कब का बचा लेती, तुमसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी, और प्लीज़ यहाँ पर झगड़ते नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं करना इस इवेंट में। फिर बाद में यहाँ पर रैंडन सोच रही होती है कि उसे तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जिसके बाद में यहाँ पर पास का एक झलक दिखाया जाता है, जहाँ पर कारपेट से उसका पैर टकरा जाता है और उसका सर यहाँ पर कॉफ़ी टेबल पर लगने वाला था। पर यहाँ पर रैनन आकर उसे बचा लेती है। ये कहती है कि आगे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहूँगी, भले मुझे क्यों ना चोट लग जाए। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर उसका ब्लड लेवल शुगर कम होने लग जाता है और उसे चक्कर आ रहे थे। तो फिर यहाँ पर डेजी उसे धकेल रही होती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें इस फैमिली से निकाल करूँगी, और वो खुद ब खुद यहाँ पर गिर जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन अपने बैग में से मेडिसिन को निकालना चाहती थी, बट यहाँ पर उसकी मॉम यहाँ आकर उसे धक्का दे देती है एंड कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डेजी को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करने की। इतने में यहाँ पर लू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रैनन उसे समझा रही होती है कि प्लीज़ मुझे मेडिसिन देने दो, बट लू कहता है कि आप बंद भी करो अपना नाटक, यहाँ पर तुम कब तक ऐसा सब करती रहोगी। दूसरा यहाँ पर लीन बोलने लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रैनन को कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। एंड रैनन यहाँ पर तुरंत ही उस मेडिसिन को ले लेती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग हैरान हो जाते और उसे पूछने लग जाते कि आखिर ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए। यहाँ पर तो डेजी को समझ आ जाता है कि अब सारा अटेंशन रैनन को मिलेगा, तो फिर यहाँ पर वो जानबूझकर को सो लेती है एंड यहाँ पर रैनन के पास चली जाती है, ये कहते हुए कि देखना अब मैं तुम्हें कैसे इस घर से बाहर निकालती हूँ। और ये बात तुम्हारी कैट की, तो मैंने उसे मारा था, एंड काश मैं उसका वीडियो निकाल पाती और तुम्हें दिखाती। रैनन को यहाँ पर ट्रिगर कर रही थी, रैनन को गुस्सा आता है एंड यहाँ पर वो उसे मारने वाली थी, लेकिन डेजी अपने आप ही अपने हाथों से फोक को अपने चेस्ट पर मार देती है, जिससे सभी को लगे कि रैनन उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है, और ये फोक भी यहाँ पर उसने खुद से लिया होता है। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन सभी से कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। डेजी बोलती कि तो मैं खुद से थोड़ी ना ये सब कर सकती हूँ, माना कि यहाँ पर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे जान से मार दोगी, तुम्हें चाहिए तो मैं नील ऑन कर तुमसे माफ़ी भी मांग सकती हूँ। उसके तीनों भाई यहाँ पर इस पर चिल्लाने लग जाते। यहाँ पर डेजी समझ जाती है कि इनमें से किसी को भी कोई बात समझाने का कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर उसी की साइड लेने वाले हैं। इतने में यहाँ पर अंकल को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लग जाता है कि हमने तुम्हें यहाँ पर इतनी फ्रीडम देकर, इतनी छूट देकर तुम्हें बिगाड़ रखा है, एंड तुरंत यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देते, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उसकी जान लेने की, वो तुम्हारी बहन जैसी है। यहाँ पर आंटी भी उस पर चिल्लाने लग जाती कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। साथ साथ लू भी बोलता है कि काश हमने उस दिन तुम्हें ऑर्फन से लाया ही नहीं होता, तो फिर आज हमारी फैमिली को ऐसा दिन देखना भी नहीं पड़ता। यहाँ पर वो बोलने लग जाते कि जाने भी तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर दीवारों से बात कर कर, क्योंकि उसे कोई भी बात सुनने के लिए, समझने के लिए रेडी होता ही नहीं है। लियो यहाँ पर रैनन से बोलने लग जाता है कि हमने तुम्हें इतने सालों तक हमारे घर पर रखा, वो सारी चीज़ें दी जो कि तुम्हें चाहिए थी, तो फिर अब तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के अगेंस्ट डिसाइड ऐसे क्यों ही कर रहे हो। यहाँ पर अंकल कहते कि बस भी करो, इसे समझाकर कुछ मतलब नहीं है, और मैं इसका और हमारी फैमिली का रिश्ता आज ही क्या यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर लिन बोलने लग जाता है कि डैड वो भी तो हमारी बहन है, यहाँ पर मुझसे माफ़ी मंगवा सकते और चीज़ों को यहीं पर खत्म कर सकते। एंड यहाँ पर डेजी भी भोले बनने का नाटक करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जानन बोल देते कि नहीं डैड यहाँ पर सही बोल रहे। एंड मन में यहाँ पर वो कह रही होती है कि भले यहाँ पर वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, यहाँ पर उसकी फैमिली उसे एक बार फिर से एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। लियो यहाँ पर बोल रहा होता है कि क्या तुम सच में इस चीज़ की वजह से यहाँ पर हमारी फैमिली को छोड़ना चाहती हो। लियो कहता है कि ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, एंड अगर सच में छोड़ना चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। एंड यहाँ पर रैनन कहती है कि ठीक है। बाद में वो एज ए रिस्पेक्ट सभी को पो डाउन करती है उसका ख्याल रखने के लिए और उसका इतने समय से साथ देने के लिए। एंड उसके बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी नहीं, या फिर उसके एक भी भाई को उसके बर्थडे के बारे में याद तक नहीं था। और यहाँ पर सभी लोग उसे दोषी ठहराए जा रहे थे। इतने में यहाँ पर लीन बाकियों से कह रहा होता है कि क्या हम यहाँ पर रैनन के पीछे नहीं जाने वाले हैं। नीचे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश थी। यहाँ पर लियो बोलने लग जाता कि जाने भी दो, वो यहाँ पर अपने आप वापस आ जाएगी, क्योंकि उसके पास हमारे अलावा और कोई है भी तो नहीं। लोग कह रहा होता है कि हमें उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पर उसे कुछ तो सबक मिले, एटलीस्ट यहाँ पर वो कुछ तो समझ पाए।
फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डैड से पूछने लग जाते कि आप सीरियस तो नहीं थे ना उसके साथ रिश्ता तोड़ने के लिए। वो कहते कि नहीं, वो सब मैंने यहाँ पर गुस्से में कह दिया, आखिर हम उसके साथ रिश्ता क्यों भी तोड़ेंगे। इतने में यहाँ पर फोटोग्राफर आ जाती है उनकी एक फैमिली फोटो निकालने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जानन घर पर आती है उदास होते हुए। इतने में यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, देखो आज तुम्हारा बर्थडे है एंड मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए सीवीड नूडल्स बनाए हैं। सीवीड नूडल्स यहाँ पर इस कंट्री में एज अ ट्रेडिशनल खाया जाता है। जब भी यहाँ पर किसी का बर्थडे होता है जानन यहाँ पर वो खाने लग जाती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो आंटी को थैंक यू बोल रही थी उसका इतने टाइम तक ध्यान रखने के लिए, और उसके बाद भी उसका ध्यान रखने के लिए जब उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसका साथ छोड़ दिया। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है जहाँ पर वो उसे अपने सारे कार्ड्स देकर अपने पिन्स को बताने लग जाती है। आंटी यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। जानन यहाँ पर उन्हें बोलने लग जाती है कि देखिए ये सारे के सारे मेरे सेविंग्स हैं और मेरे जाने के बाद इनका कुछ इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो इसे आप रखिए और किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कर दीजिए क्या। फिर बाद में यहाँ पर आंटी रोते रोते उसे हक करने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जानन एक रूम के अंदर चली जाती है। फिर बाद में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है जहाँ पर बचपन में ये उनका सीक्रेट अड्डा हुआ करता था। जानन यहाँ पर उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर इस बॉक्स में क्या है, जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि हमारा सीक्रेट बॉक्स आएगा जिसमें हम हमारे मेमोरीज, हमारे थॉट्स और हमारे दिल की बातें लिखा करेंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो प्रेजेंट में आ जाते हैं एंड हम यहाँ पर देखते कि जानन उसमें से एक स्लिप को निकालती है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर जानन के साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। एंड ये यहाँ पर लियो ने लिखा था, लेकिन हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो ने उसका साइड बिल्कुल नहीं लिया था और ना ही उसे सपोर्ट किया था। फिर बाद में यहाँ पर दूसरी स्लिप को देख रही होती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जानन थैंक यू मेरी आंखों का सहारा बनने के लिए, जब से तुम यहाँ पर आई हो मुझे यहाँ पर सब कुछ दिखाई देने लग गया है। लेकिन यहाँ पर वही वो लिन की हॉस्पिटल वाली बात को याद करती है जब लिन ने यहाँ पर उसे कहा था कि मेरे आंखों के सामने से चली जाना और आना भी मत। फिर बाद में यहाँ पर वह लू के नोट्स को पढ़ रही होती है जहाँ पर लू ने लिखा हुआ था कि मैं अपनी सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और उसे जो चाहिए वो दिला कर रहूँगा। लेकिन यहाँ पर वो हील्स वाला दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लू ही उसे ग्रेडी पर्सन बुला रहा होता है। एंड यहाँ पर जानन समझ जाती है कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर मुझे अच्छे से इस फैमिली से अलविदा ले लेना चाहिए एंड एज अ पे रिस्पेक्ट मुझे उनके लिए कुछ तो करना होगा, जो कि यहाँ पर एक वॉलंटियर बनकर वो उनके लिए सारी चीज़ें करने जा रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपना ब्लू वाला बॉक्स भी उस बॉक्स के ऊपर रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हम वापस से उस इवेंट वाले सीन में चले जाते जहाँ पर लियो कहते कि हाँ एक मिनट हमारी बहन अभी तक आई नहीं है, तो उसके आने के बाद हम यहाँ पर फैमिली फोटो को ले सकते। डीजी कहते कि बहन मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ, तुम कौन सी बहन की बात कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो लोग कहने लग जाते कि हम यहाँ पर जानन की बात कर रहे, वो भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है ना। डीजी कहती कि मैं यहाँ पर फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी हूँ, तो फैमिली तो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लू और लियो उसे ऐसा बोलने से मना करते, ये कहते हुए कि रैनविन भी बचपन से हमारे साथ रही है और वो भी हमारी बहन है और हमारी फैमिली का हिस्सा ही है, और उसके बिना यहाँ पर हमारी फैमिली इनकम्प्लीट है। आंटी भी यहाँ पर उन सभी को रुकने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि मैंने उस छोटी सी बच्ची को अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा होते हुए देखा है। लीन भी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मुझे अच्छे से याद है बचपन में यहाँ पर रैनन कितना फोर्स किया करती थी हम सभी को फैमिली फोटो लेने के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर फ्री नहीं होता था। बट फाइनली आज वो मौका आ गया है। लेकिन यहाँ पर लीन उनसे आज की तारीख पूछने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर डीजी उसे आज की तारीख बताने लग जाती है जो कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे होता है। एंड यहाँ पर लीन को याद आता है कि हम सब आकर इस दिन के बारे में कैसे भूल सकते हैं, आज तो रैनन का बर्थडे और हमने उसे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते और सभी के सभी लोग डीजी को अकेला छोड़ देते जहाँ पर डीजी को गुस्सा आ रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर डीजी के पेरेंट्स से बोलने लग जाती है, चाहे कुछ भी कर लो वो लोग हमेशा रैनन के पास ही जाने वाले हैं। डीजी कहते कि ऐसा नहीं होगा, देख लेना मैं उसे सचमुच एक दिन घर से निकाल कर रहूँगी। उसकी फ्रेंड कहती कि भूलना मत, गलती से भी यहाँ पर अगर किसी को पता चल गया कि रैनन ही उनकी बायोलॉजिकल बेटी है तो फिर तुम यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस सकती हो। वो कहते कि टेंशन मत लो, डीएनए रिजल्ट्स को मैंने ऑलरेडी स्वैप कर लिया है जहाँ पर किसी को भी कुछ पता नहीं चल सकता है। फिर बाद में यहाँ पर कार में वो सभी लोग बैठे होते जहाँ पर आंटी टेंशन में होते कि कहीं यहाँ पर वो सचमुच घर से ना चली गई हो। इतने में यहाँ पर उनके बाद उसे भी एक कार गुजरती है और उसी कार में यहाँ पर रैनन बैठी हुई होती है जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वाले लैब से लोग उसे लेने के लिए आए थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग फटाक से घर पर पहुँच जाते जहाँ पर वो लोग नोटिस करते कि उसने वो ब्लैक सीवीड का नूडल्स खाया था। एंड फटाक से वो लोग उसके बेडरूम में जाकर उसे ढूंढने लग जाते।
दोस्तों यहाँ पर वो लेबोरेटरी पहुँच जाती है एंड यहाँ पर उसकी आंखों पर वाइट कलर का पट्टी लगा दिया जाता है एंड उसे उस कैप्सूल के अंदर डाला जा रहा था, जहाँ पर रैनन को अपनी बचपन की मेमोरी याद आ रही होती है जब यहाँ पर तीनों भाइयों से लेने के लिए आए थे, ये कहते हुए कि तुम ही हमारी फैमिली हो। लेकिन उसे इवेंट वाला टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसे खुद ने डैड ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ने के लिए कहे थे, साथ साथ सभी भाइयों ने भी। फिर बाद में यहाँ पर हम उसे देखते जहाँ पर वो लोग उसे कैप्सूल के अंदर डाल रहे होते एंड यहाँ पर रैनन अपने डिसीजन से बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती है, क्योंकि चाहते चाहते एटलीस्ट यहाँ पर वो अपनी फैमिली के लिए कुछ तो कर जा रही है। भले ही यहाँ पर डीसी के आने के बाद उन्होंने उसे कितना ही बुरा ट्रीट क्यों ना किया हो, लेकिन डीसी के आने के पहले वो लोग उसे बड़े प्यार से ट्रीट किया करते थे। बाद में यहाँ पर वो लोग उसे ढूंढते हुए उसके बेडरूम में चले जाते हैं, यानी कि स्टोर रूम में। एंड यहाँ पर बहुत अंधेरा था, तो फिर वो लोग स्टाफ को बुलाने लग जाते एंड कहते कि आंटी यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, आपको पता है ना कि रैनन को यहाँ पर अंधेरे से कितना डर लगता है। आंटी यहाँ पर सोच रहे थे कि अब जाकर यहाँ पर उन्हें रैनन की इतनी फिक्र हो रही है। और इसके बाद में हमें यहाँ पर बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर रैनन को अंधेरों से बहुत डर लगता था, लेकिन पूरी रात यहाँ पर उसके भाई हमेशा उसके साथ रहा करते थे, ये कहते हुए कि हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिन स्टाफ से पूछा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो स्टाफ यहाँ पर बताने लग जाती है कि जब पहली बार यहाँ पर आप लोगों ने इस स्टोर रूम में लेकर आए थे, उस दिन उनका डर भाग चुका था, जहाँ पर उन्हें पता था कि अब उन्हें ऐसे ही रहना होगा। फिर यहाँ पर उस दिन के बारे में हमें बताया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे लेकर स्टोर रूम आए थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि उसने डीसी को धक्का दिया हुआ है। एंड यहाँ पर एज ए पनिशमेंट वो लोग यहाँ पर उसे अंधेरे में बंद कर चले जाते, जहाँ वो पूरी रात वो बेचारी बहुत डर रही थी, लेकिन उसने अपने आप को उस समय पर समझा दिया था। वहीं यहाँ पर आंटी इस बात को रोते रोते कह रही थी, जहाँ पर अंकल आंटी को बहुत रिग्रेट हो रहा होता है। अंकल कहते कि मैं तो बस उसे पनिश करना चाहता था, मैं उस समय ऐसे कैसे भूल गया कि उसे अंधेरों से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। दूसरे यहाँ पर लीन और लू बहुत रिग्रेट कर रहे होते इवेंट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए। वो लोग कहते कि एक बार उसे आने दो, हम यहाँ पर उसे माफ़ी मांगेंगे। इतने में यहाँ पर लियो बता रहा होता है कि रैनन का फ़ोन रीचेबल नहीं है और उसके पास हमारे अलावा ना कोई फ्रेंड है और ना कोई फैमिली है। बाद में यहाँ पर वो लोग आंटी से पूछने लग जाते कि रैनन तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताती थी, प्लीज़ आप बताइए कि आखिर वो कहाँ पर गई होगी। यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि वो बस अपने बर्थडे को शांति से मनाना चाहती थी एंड यहाँ पर आप लोगों ने जो उसके साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है एंड सभी लोगों को अपनी इस गलती का एहसास होता है। यहाँ पर वो लोग कहते कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर वो आएगी उसके लिए हम यहाँ पर ग्रैंड बर्थडे का सेलिब्रेशन रखेंगे। आंटी यहाँ पर मैम बोल रही होती है कि इतने सालों से डेज़ी आई हुई है, तब से उन्होंने रैनन को तो पूरा इग्नोर करके रखा हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग लिविंग रूम में बैठे होते, जहाँ पर सभी लोगों को एहसास हो रहा था कि ज़रूर यहाँ पर उसे बहुत बुरा लगा होगा, तभी यहाँ पर बिना गुड बाय बोले वो हमें छोड़कर यहाँ चली गई है। लेकिन कोई बात नहीं, वो जल्दी यहाँ पर वापस आ जाएगी। लीन को यहाँ पर बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं रैनन को कुछ हो ना जाए। आंटी बोलती कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, कल तुम्हारा आई का ऑपरेशन भी तो है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कहते कि हाँ, कल तुम्हारा आई का ऑपरेशन जैसे ही हो जाएगा तुम यहाँ पर रैनन को पहली बार देखोगे और तुम यहाँ पर उससे माफ़ी भी मांग लेना। लीन यहाँ पर उन सभी को कह रहा होता है, रैनन यहाँ पर बचपन में मुझसे कहा करती थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने आई डोनेट कर दूँगी, लेकिन मैं हर बार यहाँ पर उसे मना कर दिया करता था। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे उसका ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड्स उसकी आंखों से उतरते हैं एंड ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जहाँ पर वो सभी को देख पा रहा था एंड यहाँ पर वो बहुत कुछ होता है। साथ साथ उसकी मम्मा तो यहाँ पर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इसके पहले हमें यहाँ पर बचपन का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर लीन को वो सब कुछ याद आ रहा था। लीन यहाँ पर बड़ी प्रैक्टिस किया करता था बिना स्टिक के चलने की, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर पाता था और नीचे गिर जाता था, ये कहते हुए कि आखिर मैं बाकी बच्चों जैसा नॉर्मल क्यों नहीं हूँ। बट यहाँ पर रैनन आकर से कह रही थी कि तुम पूरे नॉर्मल हो, उल्टा तुम यहाँ पर बहुत स्पेशल पर्सन हो कि तुम्हें यहाँ पर गंदी चीज़ें देखने नहीं मिलती, वो भी गंदे लोगों की शक्लें। फिर इसके बाद में यहाँ पर अंकल बोलने लग जाते कि हमें यहाँ पर उस डोनर को थैंक यू बोलना चाहिए जिसने यहाँ पर अपने क्राइटेरिया को डोनेट करने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये बताने लग जाता है कि मैंने उसका पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंसान अपने इस चीज़ को सीक्रेटिव रखना चाहता है। लीन कहता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं यहाँ पर उस इंसान को लेटर तो लिख सकता हूँ कि यहाँ पर उसकी वजह से मुझे इस दुनिया को देखने का मौका मिल रहा है। इतने में यहाँ पर डेज़ी भागते हुए आ जाती है, लेकिन यहाँ पर लीन डेज़ी को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उसे रैनन की याद आ जाती है। इतनी में डॉक्टर यहाँ पर बताने लग जाता है कि आपकी बेटी रैनन यहाँ पर नजर आ रही है और उसने यहाँ पर बहुत टाइम से अपने चेकअप को डिक्लाइन किया है। सभी लोगों को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता एंड डॉक्टर यहाँ पर उनसे पूछने लग जाते कि आप लोगों को पता नहीं है कि उसे यहाँ पर बीमारी है हाइपोक्रेनिया की, जिस वजह से यहाँ पर उसका ब्लड लेवल शुगर हमेशा लो रहता है। साथ साथ वो बेहोश भी हो सकते हैं, यहाँ पर शॉक के मारे वो कोमा में भी जा सकती है।
इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते एंड आंटी तो इतनी ज़्यादा टेंस हो जाती कि वो खुद ब खुद खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जहाँ पर उसे उस दिन के बारे में याद आ रहा था जब यहाँ पर वो हॉस्पिटल में आई तो थी लेकिन गलत रूम में आ गई थी एंड यहाँ पर उन्होंने रैनन को एक बार भी अपने इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछा और वहाँ से चली गई। लू को भी यहाँ पर उस दिन के बारे में याद आ रहा था जिस तरीके से यहाँ पर रैनन रास्ते पर गिर रही थी। उस समय यहाँ पर उन सभी को लग रहा था कि वो नाटक कर रही है जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद भी यहाँ पर उसे इवेंट वाला दिन भी याद आ रहा था जहाँ पर लियो ने उसे नाटक करने से मना किया था और सभी लोगों को यही लग रहा होता है कि वो अपनी बीमारी का नाटक करती आई है जबकि उसे कुछ नहीं हुआ है। लियो तो यहाँ पर अपने आप को ही थप्पड़ मारे जा रहा था कि मैं भाई बनना भी यहाँ पर डिजर्व नहीं करता हूँ। मैंने यहाँ पर उसे एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी भी बोल रही होती है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ज़रूर उसने हमें ये सब नहीं बताया होगा क्योंकि उसे लग रहा था कि हम सब टेंशन में आ जाएंगे। इतनी में यहाँ पर डेज़ी बोलती कि माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती है। लियो कहता है कि बार बार अपने आप पर ब्लेम डालना बंद करो, गलती यहाँ पर हमारी है, हमने उसे इग्नोर किया था। यहाँ पर डेज़ी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सभी का अटेंशन उसी के ऊपर नहीं बल्कि रैनन के ऊपर जो जा रहा था। लियो यहाँ पर बोलने लग जाता है कि लीन आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। लीन कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे पूरे घर को देखना है जहाँ पर मेरी बहन हर एक वक्त मेरा हाथ पकड़ कर मुझे पूरे घर को घुमाया करती थी। फिर बाद में यहाँ पर वो घर चला जाता है जहाँ पर उसे वो पल याद आ रहा था जब यहाँ पर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता और रैनन उसकी मदद कर रही थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो उस कॉफी टेबल को देखता है जहाँ पर रैनन ने सारे के सारे कॉर्नर्स को सीज कर दिया था ताकि उसका भाई अगर उसके बिना टकरा भी जाए तो फिर उसे चोट ना लगे। फिर उसे उस पल के बारे में भी याद आ रहा था जहाँ पर रैनन ओरिगामी बना रही थी। वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है ना, इसलिए तुम टाइम पास कर रही हो। रैनन कहते कि मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि अगर हम 999 ओरिगामी लगाते हैं, उसे बनाते हैं एंड उसके ऊपर अपने नोट्स छोड़ देते जो कि हमारी इच्छा है तो फिर वो हमारे विशेष पूरी हो जाती है। लीन कहते कि ऐसा कुछ नहीं होता है। रैनन कहते कि ऐसा ही होता है एंड मैं यहाँ पर ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि यहाँ पर तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं। लीन यहाँ पर उनसे कहने लग जाता है कि याद है यहाँ पर नीचे हमारा सीक्रेट कैंपस हुआ करता था, मुझे वहाँ पर जाना है और बस सारी चीज़ें देखनी है। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं यहाँ पर उन्हें छोटी सी रानी नज़र आ रही होती है जो कि हर टाइम की तरह उनका इंतज़ार करती है एंड जब भी वो लोग आते हैं तो फिर वो तुरंत ही आती है उन्हें हक करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी नज़र एक रैबिट पर जाती है जो कि यहाँ पर लीन को उसने स्पेशली दी हुई थी एज ए गिफ्ट। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस बॉक्स को देखने लग जाते जिसके अंदर यहाँ पर उन्होंने अपने अपने नोट्स को भी रखा हुआ था। लियो यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मैं सीक्रेट बेस कैंपस के बारे में तो पूरी तरीके से भूल ही गया था। फिर जैसे यहाँ पर वो लोग बॉक्स को खोलते वहाँ पर पिंक नोट्स होते जो कि यहाँ पर रैनन लिखे हुए थे। सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते कि भले हम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में भूल गए हैं लेकिन रैनन उस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूली है एंड यहाँ पर वो लोग उस नोट्स को पढ़ने लग जाते हैं जहाँ पर रैनन ने बचपन से लेके अब तक की अपनी सारी मेमोरीज को लिखा हुआ था कि किस तरीके से यहाँ पर वो तीनों उसे लेने के लाए थे, जहाँ पर उसे एक फैमिली का होप बिल्कुल नहीं था लेकिन उसे एक ड्रीम लाइफ वाली फैमिली मिली थी जहाँ पर हर दिन उसे एक अपने सपने जैसा ही लग रहा था। साथ साथ यहाँ पर वो अपने स्पेशली तीनों भाइयों के बारे में बताती है जो कि हमेशा उसे सपोर्ट करता है, उसे मदद करता है। उसका यहाँ पर स्टेज पर फर्स्ट टाइम होता है जहाँ पर वो वायोलिन प्ले कर रही थी लेकिन यहाँ पर उसके भाई उसे ऐसा सपोर्ट कर रहे थे कि वो सालों से वायोलिन प्ले करती आई हो। बस इतना ही नहीं, जब यहाँ पर वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है तब सभी लोग यहाँ पर उसे देखकर बहुत खुश थे। लीन दूसरी ओर देखकर खुश हो रहा था। तब यहाँ पर लू से कहता है कि तुम्हारी बहन लेफ्ट साइड में तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उस पल के बारे में बताया जाता है जहाँ पर रैनन अपने हाथों से कपड़ों को सीला करती थी ताकि यहाँ पर उसके भाई उसे पहन पाए एंड ठंड में यहाँ पर उन्हें ठंड ना लगे। उस दिन के बारे में यहाँ पर बताया जाता है जहाँ पर रैनन अलग अलग रेसिपीज़ देखा करती थी क्योंकि अक्सर यहाँ पर लियो और लू बीमार पड़ जाया करते थे एंड इसे पीकर यहाँ पर उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। साथ साथ यहाँ पर लीन का टाइम भी बताया जाता है जहाँ पर वो ढंग से पानी तक नहीं पी पाता था लेकिन रैनन की मदद से वो यहाँ पर सारी चीज़ें कर पाता था। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं एंड यहाँ पर उनकी नज़र उस ब्लू बॉक्स पर जाती है जो कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। इतनी हम यहाँ पर स्टाफ को और डेज़ी को देखते जो कि एक दूसरे से झगड़ रहे होते। यहाँ पर डेज़ी रैनन की चीज़ों को लेकर फेंकने जा रही थी जो कि यहाँ पर स्टाफ उसे मना कर रही होती है। डेज़ी यहाँ पर उसे बोल रही होती है ये सारी की सारी चीज़ें कचरे हैं और कचरों को हमें यहाँ पर घर से बाहर फेंक देना चाहिए। आंटी यहाँ पर बोलती है कि प्लीज़ इन्हें कचरा मत बुलाओ, ये आखिरी चीज़ है जो कि यहाँ पर मैडम रैनन हमारे लिए छोड़कर चली गई है।
वो कहते कि आखिरी चीज़ हो या फिर पहली चीज़ हो, और रैनन का यहाँ पर इस फैमिली में कोई जगह नहीं है। बोलो मत, इस फैमिली की रियल बेटी मैं हूँ, ना कि रैनन। और यहाँ पर वो उन चीज़ों को देखने लग जाती है जिनमें से उसके हाथ में एक जर्नल आता है। यहाँ पर आंटी कह रही होती कि प्लीज़ उसे डिस्ट्रॉय मत कीजिए, वो रैनन ने यहाँ पर अपने हाथों से बनाया हुआ है, और अगर आपने ऐसे किया तो फिर किसी भी मास्टर को अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बाद यहाँ पर डेज़ी उसे जलाने लग जाती है। स्टाफ की चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनकर वो तीनों भाग कर आ जाते हैं। और देखते हैं कि डेज़ी ने यहाँ पर उस बुक को जला दिया है, जहाँ पर उन्हें पास की बात याद आती है कि यहाँ पर रैनन ने फाइनली उस बुक के हर एक पेजेस को फिल कर दिया था उनकी हर एक मेमोरी के साथ में। लीन ने उसे कहा था कि इसे संभाल कर रखना, जैसे मैं यहाँ पर बड़ा हो जाऊँगा और मेरे पास मेरी रोशनी वापस आ जाएगी आँखों की, मैं सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को देखूंगा। लू यहाँ पर डेज़ी पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी चीज़ को टच कर कर यहाँ पर जलाने की। तुम्हें पता भी है कि उसने 12 सालों तक इस बुक पर कितनी मेहनत कर कर इसे बनाया है। डेज़ी यहाँ पर बोलने लग जाती है, लेकिन जाने भी दो ना, ऐसे भी उस फेक पर्सन के साथ तो हमने रिश्ता तोड़ भी दिया है। अगर तुम्हें ये बुक बनानी है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ इस बुक को बना सकती हूँ। पर यहाँ पर लू से अपने आप से दूर करता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा यहाँ पर रैनन की कोई भी चीज़ों को टच मत करना। जिसके बाद में डेज़ी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। दूसरे यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते कि हमें इस चीज़ को कैसे भी कर फिक्स करना होगा, क्योंकि अगर रैनन वापस आए तो फिर उसे बहुत बुरा लग सकता है। आंटी यहाँ पर रोते रोते कह रही होती है कि वो वापस नहीं आने वाली है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो बोलने लग जाता है कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर उसे ढूंढ निकालेंगे, एंड ऐसे भी वो हमारी बहन है, वो हमसे आकर कितना टाइम तक लूट पाएगी, उसे यहाँ पर यहाँ आना ही होगा, एंड देख लेना हम यहाँ पर उसे मना कर रहेंगे। फिर बाद में यहाँ पर लिन बोलने लग जाता है कि मुझे वो सारी फोटोज़ वापस चाहिए, मैं यहाँ पर रैनन के लिए वो सारी चीज़ें वापस बनाना चाहता हूँ, सेम वैसे जैसे रैनन ने बनाया था। लियो भी यहाँ पर कह रहा होता है कि हम उससे ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचे हैं, एंड मैं यहाँ पर इस 100-200 पेजेस बुक्स को 1000 पेजेस का बना दूंगा, एंड उसके पहले कि यहाँ पर वह हम सारी चीज़ों को फिनिश कर देंगे। लू भी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मैंने भी यहाँ पर उस कैट को ऑर्डर करने का सोचा है, लेकिन यहाँ पर मुझे उसकी कोई फ़ोटोज़ मिल ही नहीं रही है। जैसे ही यहाँ पर मुझे उसकी फ़ोटो मिल जाएगी मैं यहाँ पर रैनन के लिए सेम दिखने वाली कैट को ला दूंगा। लियो कहता है कि वो सारे फ़ोटोज़ और मेमोरीज हमारे लैपटॉप में होंगी, एंड यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो लोग लैपटॉप देखने के लिए चले जाते, जहाँ पर वो लोगों के पास CCTV का एक फुटेज आ रहा होता है, एंड यहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर डेज़ी ने रैनन को थप्पड़ मारा। वो लोग कन्फ्यूज़ हो गए होते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। फिर हमें यहाँ पर वो सीन बताया जाता है जहाँ पर रैनन को उस इवेंट में जाने का बहुत मन था, बट यहाँ पर डेज़ी उसे बोल रही होती है कि अपनी औकात को भूल मत, तुम यहाँ पर इस घर की अडॉप्टिव बेटी हो, ना कि रियल बेटी, और मैं ही उनकी रियल बेटी हूँ। यहाँ पर कोई तुम्हारी केयर भी नहीं करता है, तो बेटर होगा अगर तुम मेरे भाई के समय के साथ खिलवाड़ ना करो और हमारा दिन स्पॉइल ना करो। फिर बाद में वो तीनों के तीनों भाई यहाँ पर आ जाते, तो फिर बाद में यहाँ पर रैनन माफ़ी मांगती, कहते कि तुम सब जा सकते हो, मुझे यहाँ पर जाने का मन नहीं है। एंड यहाँ पर लू से बोलने लग जाता है कि तुम तो बहुत बड़ी मूड स्पॉइलर हो, तुम्हें जाना नहीं था तो फिर तुमने कहा क्यों, तुमने सचमुच यहाँ पर हमारा मूड बिगाड़ दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो तीनों उसी को लेकर चले जाते हैं, एंड यहाँ पर रैनन बहुत रो रही होती है। यहाँ पर लू बोलने लग जाता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि वो हमारे प्लान को कैंसिल करना चाहती है ताकि हमारा दिन खराब जाए, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वो डेज़ी की बोलने पर ये सब कुछ कर रही है। हमने सचमुच उसे बहुत मिसअंडरस्टैंड किया, हमें चलकर यहाँ पर उसे ढूंढना चाहिए और सारी की सारी बात कर कर उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। एंड इतने में यहाँ पर लियो की नज़र वापस से स्क्रीन पर चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डेज़ी ने उस कैट को ज़ोर से उठाया था और पटक दिया था और अपने हाथों से खुद को स्क्रैच कर लिया था। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने उस दिन उसके साथ इतना मिसबिहेव किया था। लू को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मैं डेज़ी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो हमें यहाँ पर इतने टाइम से झूठ बोलती आई है। दूसरे में यहाँ पर डेज़ी को देखते जो कि रैनन की ब्लैक कलर की ड्रेस को पहन रही थी, एंड बोल रही होती है कि मैं तो रैनन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। इतने में यहाँ पर उसके भाई आ जाते हैं ये कहते हुए कि हमने तुमसे कहा था ना कि रैनन की चीज़ों को छूना मत। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल आंटी आकर बोल रहे होते कि अपनी बहन के साथ ऐसे मत बात करो, ऐसे भी पुराने कपड़े हैं, रैनन आएगी तो हम उसे नया दिला देंगे। एंड वो लोग यहाँ पर मॉम डैड को बताने लग जाते कि उस कैट को यहाँ पर डेज़ी नहीं मारा है। डेज़ी कहती कि तुम लोग भी यहाँ पर रैनन की बात को क्यों मान रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बाद में लू बताते कि हमने CCTV में सब कुछ देख लिया, क्या कि CCTV हमें यहाँ पर कुछ और बता सकता है। बाद में यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, इतने में लू आकर उसे गले से उस नेकलेस को छीन लेता है। ये कहते कि तुमने तो कहा था ये नेकलेस यहाँ पर रैनन ने चुरा लिया है, तो फिर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। एंड हमें यहाँ पर उस दिन के बारे में बताया जाता है जहाँ पर ये सब कुछ डेज़ी ने झूठ बोला था कि प्लीज़ मुझे वो नेकलेस वापस लौटा दो, ये मेरे भाइयों ने मुझे ऐसे गिफ्ट दिया हुआ है।
रानन यहाँ पर सभी को समझा रही होती है कि वो मैंने नहीं लिया, बट सभी लोग यहाँ पर रानन को उससे वो चीज़ वापस करने के लिए कहते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी भी डेज़ी पर चिल्लाने लग जाती है। लू कहते हैं कि अब इस कमरे से निकल जाओ, अब ये कमरा तुम्हारा नहीं है। जिसके बाद में रोते वहाँ से चली जाती है। फिर सभी लोग यहाँ पर सोचते कि 2 दिन हो चुके हैं, रानन अब वापस आई भी नहीं है, हमें यहाँ पर उसके लिए कुछ तो करना होगा। फिर बाद में हम यहाँ पर एक न्यूज़ को देखते हैं जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर रानन के बारे में बता रही होती है। ये कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत मिस कर रही है, प्लीज़ वापस से घर आ जाओ, हम सबसे गलतियाँ हुई हैं जिसे हम सुधार लेंगे। एंड बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके हर एक भाई ने, इवन उसके मॉम डैड ने उसके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए होते हैं जो एकदम टॉप और हाई क्लास और लग्जरियस होते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो डेज़ी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पर अगर किसी को पता चल गया कि मैं अडॉप्टिव हूँ और वो बायोलॉजिकल है तो यहाँ पर मुझे लोग थक के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। इतने में यहाँ पर एक डिलीवरी पर्सन आता है। उन सभी को लग रहा होगा कि लेटर यहाँ पर रानन ने भिजवाया हुआ है। लीन यहाँ पर उस लेटर को पढ़ने लग जाता है एंड कहता है कि ये लेटर तो मैंने ही लिखा है, मैंने ये लेटर यहाँ पर अपने डोनर के लिए लिखा था और मैंने इसे हॉस्पिटल में दिया था ताकि वो लोग उस एड्रेस पर भेज दे। आप शायद से मेरे पास वापस आ गए हैं। डिलीवरी पर्सन कहते हैं कि नहीं, ये एड्रेस यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने लिखा है और ये डोनर का ही कर रहे। फिर बाद में यहाँ पर लीन को रानन की याद आती है तो वो तुरंत यहाँ पर उसे कमरे में जाकर छानबीन करने लग जाता है एंड फाइनली उसे यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट्स मिल गए होते जहाँ पर एग्रीमेंट में रानन का सिग्नेचर होता है कि रानन यहाँ पर आई डोनर है। जिसके बाद में यहाँ पर लीन भागने लग जाता है, ये कहते हुए कि मुझे ये आँखें नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर रानन के पास वापस जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर सभी लोग उसे रोकने लग जाते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर आंटी के पास चले जाते हैं पूछते हुए कि प्लीज़ हमें यहाँ पर रानन के बारे में बताइए कि आखिर वो कहाँ पर गई होगी। आंटी कहते कि मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, उसने मुझे कुछ भी बताने से मना किया है। तो वहीं यहाँ पर उसकी मॉम तो नील डाउन करने लगती है तो आंटी कहते कि अंदर यहाँ पर ब्लू कलर का बॉक्स होगा, उसमें देखकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड वो लोग यहाँ पर उस ब्लू कलर के बॉक्स को ओपन करते जहाँ पर पेटिशन होता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड यहाँ पर उनके पैरों से तो जमीन ही खिसक जाती है। आंटी को तो यहाँ पर चक्कर ही आने लग गए थे। लियो को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। फिर बाद में यहाँ पर उस पेटिशन के ऊपर डेथ नोट लिखा हुआ होता है जो कि रानन का था। सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते कि आखिर रानन ने अपने डेथ सर्टिफिकेट को क्यों बनवाया, वो ऐसा क्यों करी हमारे साथ। लेकिन अभी भी यहाँ पर उन्हें उस इन्विजिलेटर के बारे में नहीं पता होता है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी रोते हुए आ जाती है, कहते कि अब जाकर आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आई है जब वो बेचारी यहाँ से जा चुकी है। एंड यहाँ पर वो लोग उससे प्लीज़ कर रहे होते उसका पता बताने के लिए। इतने में यहाँ पर वो उन्हें एक पेन ड्राइव को दे देती है। ये कहते हैं कि ये ड्राइव रानन ने मुझे आप लोगों को देने के लिए बोला। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उस पेन ड्राइव को टीवी पे अटैच करते हैं एंड यहाँ पर रानन ने जानने से पहले अपना एक आखिरी वीडियो बनाया हुआ होता है जिसे सब लोग रो रो कर देख रहे थे। रानन ने यहाँ पर सभी को एक एक करके थैंक यू बोला होता है एंड यहाँ पर सभी की एक एक मेमोरीज को बताया होता है जहाँ पर उन्होंने रानन के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर वो उसे वही बोल रही होती है कि क्या करे, मैं यहाँ पर आपकी अडॉप्टिव बेटी हूँ ना, इस वजह से मुझे वो प्यार नहीं मिल सकता जो कि डेज़ी को मिल रहा है। यहाँ पर वह हर एक पल को बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर उसके भाई उसे पढ़ना लिखाना सिखाते थे एंड जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसने उनका भी ध्यान देने लग गई, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर सभी लोग उसका ध्यान रखा करते थे। लेकिन यहाँ पर रोने लग जाती है ये बताते हुए कि मैंने यहाँ पर कोई भी गलतियाँ नहीं की है, काश आपको इस गलतियों के बारे में एक बार पता चल जाए कि सब कुछ मुझ पर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए हुए है। एंड ये मेरा आखिरी गुड बाय होगा। अगर नेक्स्ट लाइफ में एज ए ह्यूमन में वापस बॉर्न होती हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी होकर बॉर्न हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाता है एंड जैसे यहाँ पर लू डेज़ी को देखता है वो जाकर उसका गला दबाने लग जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग उसे रोकने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि बस भी करो, इसमें हमारी भी गलती है। फिर बाद में वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल गए होते रानन के डिजीज़ के बारे में पता लगाने के लिए और तो यहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट्स लेकर आ रहे थे। तब सभी लोग यहाँ पर आपस में यही बात कर रहे होते कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्यों ही हो रहा है और रानन पर भरोसा क्यों नहीं किया। फिर इसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जहाँ पर वो उसके साथ साथ डेज़ी के भी रिपोर्ट्स लेकर आए होते। सभी लोग यहाँ पर रानन के ब्लड ग्रुप को देखकर शॉक हो गए थे कि आखिर इसका ब्लड ग्रुप हम सबके जैसा क्यों है। फिर यहाँ पर उन्हें डेज़ी पर शक हो जाने लगता है। अंकल कहते कि मैंने यहाँ पर ऑर्फन में हर एक बच्चे का ब्लड सैंपल चेक किया था लेकिन रानन का मैच तो हुआ ही नहीं था। फिर यहाँ पर उनका शक डेज़ी की तरफ चला जाता है और वो लोग यहाँ पर डेज़ी से मिलने के लिए जाकर उसकी रियल आइडेंटिटी पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अभी भी बोले बनने का नाटक कर रही थी। लो यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने यहाँ पर कोई गंदी ट्रिक प्ले करने की कोशिश की है तो याद रखना मैं यहाँ पर तुम्हें सचमुच जेल भेज कर रह जाऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वो पागल हो जाती है और यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाती है कि हाँ रिपोर्ट्स का मैं नहीं बदला था। आंटी यहाँ पर से कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे मेरी रियल बेटी बता दो।
वो उससे यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तेरी रियल बेटी तेरे बाजू में थी, लेकिन उसके बाद भी तुम में से किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला। एंड यहाँ पर वो रानन का नाम ले लेती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उससे पूछते कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है क्यों किया मतलब, तुम लोग इतने अमीर हो एंड मुझे इतने अमीर खानदान में आने मिलेगा, मैं यहाँ पर लग्जरियस लाइफ जी पाऊंगी और मुझे क्या चाहिए, मैं तो बस इसलिए यहाँ पर आई थी। और पागलों जैसे हंसने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर लू उसका गला पकड़ने लग जाता है। वो कहते कि बस इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी भी गलती है। याद है जिस दिन लीन यहाँ पर ग्रिल से टकराने वाला था, वो मैंने जानबूझकर किया था, लेकिन गलती तुम्हारी है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और ना कि रानन पर भरोसा किया। उस दिन सीढ़ियों से मैंने उसे गिराया था, लेकिन तुम्हें लग रहा था कि मैं खुद ब खुद नीचे गिरी हूँ। गलती भी तो तुम्हारी है कि तुम्हारे घर पर अगर सीसीटीवी है तो तुम्हें उसे चेक कर लेना चाहिए था। जितनी गलती मेरी है उतनी गलती तुम्हारी भी है। एंड यहाँ पर वो पागल जैसे हंस रही होती है, जहाँ पर वो उसे मिलकर बहुत मानने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ठान लेते हैं कि अब इस इंसान को वो लोग यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल भेज कर रहेंगे। एंड तुम तो यहाँ पर थोड़ी पागल हो ही, लेकिन तुम्हें इतने इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे कि तुम पूरी पागल हो जाओगी। एंड जो कुछ भी यहाँ पर हमारी बहन रैनन ने सहा है उससे ज़्यादा तुम सहने वाली हो। यहाँ पर वो उनसे माफ़ी मांगती भी है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात सुनने को रेडी था ही नहीं। एंड बाद यहाँ पर अंकल आंटी भी बहुत रो रहे होते कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। फिर इसके बाद ही आप वो लोग घर चले जाते, जहाँ पर आंटी को तो हेल्यूसिनेशन ही होने लग जाता है। उससे रानन दिखाई देती और वो जाकर रानन को हक करती है, लेकिन रानन वहाँ से गायब हो जाती है। इतने में आंटी आती है अपना रेजिग्नेशन लेटर देखकर। ये कहती हो कि इस घर के हर एक कोने में मैं यहाँ पर काम करती हूँ और मुझे हर बार रानन की याद आती है, जहाँ पर मैं पूरे दिन रो तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहती हूँ। फिर बाद में वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उन्हें एक डायरी मिलती है, जहाँ पर जब लियो उस डायरी को पढ़ता है तो फिर यहाँ पर रानन ने अपने भाई के इस एक्सपेरिमेंटल प्लान के बारे में लिखा था कि मेरा भाई कितना ज़्यादा स्मार्ट है, देखना उसे इसके लिए यहाँ पर ट्रॉफी मिलकर रहेगी एंड मैं उसे यहाँ पर पूरा सपोर्ट करूँगी। लीन जब उसे पढ़ता है तो यहाँ पर लीन के बारे में लिखा हुआ था कि मेरे भाई को यहाँ पर दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत जल्दी उसे दिखाई देने लग जाएगा, जहाँ पर मैंने उसके लिए VR वाले गेम्स को रखा हुआ है ताकि वो यहाँ पर हर एक चीज़ एंजॉय कर पाए जो कि यहाँ पर नॉर्मल लोग किया करते और उसे भी नॉर्मल लगने लग जाए। जब यहाँ पर लू से पढ़ता है तो यहाँ पर उसे उस पल के बारे में बताया जाता है जहाँ पर रैनन ने बड़ी मेहनत कर उसके लिए उस पॉड्रेस को बनाया होता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर लू का पेट खराब हो गया था। लेकिन यहाँ पर डेजी आती है जो कि उस पॉड्रेस की बुराई करती है, तो फिर लोग गुस्से में उसे गिरा देता है एंड वो डेजी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसे इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा होता है। बस ये तीनों ही नहीं, यहाँ पर अंकल आंटी भी होते जो इन सारी चीज़ों को पढ़कर बहुत रो रहे थे कि यहाँ पर उसने हमें एज ए रियल पेरेंट्स माना है और हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और हमने उसके साथ ये सब किया। दोस्तों यहाँ पर वो सभी ठान लेते हैं कि वो रानन को ढूंढ कर ही जाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि पूरी की पूरी पागल हो चुकी थी एंड एकदम बच्चों जैसे आग कही जा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स रानन का पोस्टर बनवाते हैं एंड सभी को यहाँ पर बांटने लग जाते ताकि यहाँ पर रानन उन्हें मिल जाए। एंड यहाँ पर 3 मंथ्स ऐसे ही गुजर जाते, लेकिन यहाँ पर रानन का कुछ अता पता नहीं चलता। वो लोग इतने दुखी होते हैं कि गम के मारे पीने लग जाते हैं और स्मोक तक करने लग जाते हैं अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो को एक पल याद आने लग जाता है, जहाँ पर उसके स्टाफ ने कहा हुआ था कि वो जो इंसान है जो यहाँ पर हमारे एक्सपेरिमेंट में साथ देने के लिए रेडी है वो एक ऑर्फन है। और उसका शक यहाँ पर बढ़ता चला जाता है कि अगर रैनन वहाँ पर हुई तो फिर वो सभी को लेकर वहाँ पर चला जाता है। सभी को लग रहा होता है कि नहीं, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर स्टाफ खुश हो जाता है कि मेरे बॉस यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट देखने के लिए है। वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वह इंसान इस कैप्सूल में 3 महीने से है। ये सुनकर उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उस इंसान के बारे में पूछने लग जाता है। वो स्टाफ कहते हैं कि आपने तो मना किया था कि इस डेटा को हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है। वो कहता है कि मैं इस टूल को अभी के अभी यहाँ पर खत्म करो और मुझे बताओ कि अंदर है कौन। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल आंटी भी नील डाउन करने लग जाते हैं एंड रोते हुए से प्लीज कर रहे थे। यहाँ पर वो सभी को शांत कराता है एंड कहता है कि हाँ अंदर आपकी बहन ही है। फिर बाद में अंकल आंटी उसे तुरंत ही उस सारे के सारे ब्लॉकेजेस को बंद करने के लिए बोलते। लू कहता है कि मैं इस पूरे प्रोसेस को तोड़ करूँगा। लियो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर अंदर बैठा वॉलंटियर मर सकता है। एंड यहाँ पर वो सब बोलने लग जाता है कि ऐसा सिस्टम तुमने बनाया ही क्यों है। लियो कहता है कि यही प्रोसेस का प्रोसीजर है जिसे हमें फॉलो करना होगा। बीच में अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ, अगर कोई भी यहाँ पर अगल बगल से कोई भी नुकसान होता है तो फिर यहाँ पर हमारी रैनन की जान जा सकती है, जहाँ पर हम उसकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। फिर सभी लोग यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे होते, पर लियो ने बताता है कि सोल्यूशन बस एक ही है, 30 साल तक इंतज़ार करना। एंड अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ
उसके बाद ही हम यहाँ पर रैनन को देख पाएंगे। लेकिन अगर ये अनसक्सेसफुल हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। सभी लोग यहाँ पर रो रहे होते, अंकल आंटी यहाँ पर तो उस दीवार को ही पिट रहे होते, ये कहते कि उसके बदले में काश हम यहाँ पर अंदर चले गए होते। एंड यहाँ पर वो स्टाफ बताता है कि पेटिशन साइन करने से पहले मैडम ने कहा था कि उनका यहाँ पर कोई भी नहीं है, और ये सुनकर यहाँ पर उन्हें और भी बुरा लगने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग हर एक मोमेंट अपना वहीं पर बिताते रह जाते हैं। एंड ऐसा करते करते यहाँ पर 30 साल गुजर जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर न्यूज़ में भी बताया जा रहा था कि ये पता चल जाएगा कि ये आई रेटिना वाला चीज़ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ भी है या फिर नहीं। इसके बाद में यहाँ पर वो स्टाफ बताता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल निकला है। इतने में यहाँ पर रैनन बाहर निकलती है, जहाँ पर वो उन सभी लोगों को देखती है। सभी लोग यहाँ पर रैनन को देखकर बहुत खुश हो गए थे एंड यहाँ पर उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलते। रैनन यहाँ पर खुश तो होती है, लेकिन उनसे पूछते कि आप सभी लोग कौन हो। मुझे यहाँ पर अपने ऑर्फन जाना है, जहाँ पर सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। एंड वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, किसी की सारी की सारी मेमोरी इरेज हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ पर वो लोग वहीं पर खड़े होते, जहाँ पर वो लोग रैनन को जाते हुए देख रहे थे। एंड उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने यहाँ पर रैनन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। और यहाँ पर रैनन होती है जो कि मुस्कुराते हुए अपनी एक न्यू ज़िंदगी की ओर बढ़ रही थी। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।